हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले मेरा प्यार भरा आपको नमस्कार। मैं विक्रम अग्रवाल। मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया कोर्स लेके आया हूं, डीएमआरसी एनएमआरसी टेक्निकल हेल्पर। तो काफी दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर आईटीआई बेस पर कोई आप कोर्स लेके आइए डीएमआरसी और टेक्निकल हेल्पर। तो आपको इतना पता है कि डीएमआरसी और टेक्निकल हेल्पर का हमारे जीवन के अंदर या आईटीआई वाले बच्चों के अंदर इसका क्या महत्व है। तो मैं आपको आज बहुत ही अच्छी चीजें बताऊंगा इसके बारे में। मैं सिर्फ आपको इस कोर्सेज के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको मोटिवेशनल भी बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा। कि कई बच्चे हैं जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, परंतु आईटीआई थ्योरी करके वहां पर क्वेश्चन जाके नहीं बनते। तो इसका क्या रीजन है वो भी बताऊंगा। और प्लस डीएमआरसी एनएमआरसी और टेक्निकल हेल्पर, इसका सिलेबस क्या रहता है और इसको हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, मतलब कैसे तैयार करना है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको ले चलता हूं वीडियो पे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आईटी वालों के लिए। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर आपने देखा होगा कि डीएमआरसी का फॉर्म निकलता है, जो क्या होता है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। और एक होता है एनएमआरसी, डीएमआरसी की तरह ही होता है, सिर्फ उसके अंदर दिल्ली की जगह क्या आ जाता है, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। और एक होता है आपका टेक्निकल हेल्पर। टेक्निकल हेल्पर ये आपके लिए बहुत ही अच्छा पेपर है और राजस्थान वालों के लिए तो बहुत ही ये एक क्रॉस पॉइंट, मैं कह सकता हूं कि आपके लिए ये बोनस पॉइंट है टेक्निकल हेल्पर। और एक आता है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैंने आपको हाईलाइट किया है ये 4-5 जो वैकेंसीज है, बट इसमें से आप डीएमआरसी और टेक्निकल हेल्पर ये तो लगभग बच्चे भरते हैं जिन्होंने आईटीआई की हुई है। बट कई बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं वो एनएमआरसी भी भरते हैं, डीआरडीओ भी भरते हैं और इसरो भी भरते हैं। तो डीएमआरसी के अंदर कौन सी पोस्ट निकलती है, डीएमआरसी मेंटेनर, इलेक्ट्रिशियन मेंटेनर। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो इनका सिलेबस क्या है, ध्यान से सुनिए बच्चों कि पाठ्यक्रम क्या है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का। सबसे पहले आप लोगों की एक ही कमी होती है कि आप सिलेबस को ध्यान से देखते ही नहीं हो कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो आपको सबसे पहले सिलेबस प्लस जो पिछले साल का पेपर है वहां से आप देखिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो मैं एक बार आपको सिलेबस से अवगत करवा देता हूं कि इस सिलेबस में क्या है ऐसा। डीसी परिपथ, तो बच्चों डीसी परिपथ जो होता है इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं, कुछ हमारे पास बेसिक टर्म्स होती है। बेसिक टर्म्स बोलूं तो मैं क्या क्या, इसके अंदर अगर मैं बात करूं विद्युत धारा की, और विद्युत धारा बनती कैसे है, आवेश के प्रवाह से, तो आवेश आ गया, कोमा वोल्टेज आ गया, कोमा ऊर्जा आ गया, शक्ति, ये सारे जो बेसिक टर्म्स है, इत्यादि। इत्यादि क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि स्टार डेल्टा वगैरह जो है, स्टार को डेल्टा में बदलना, वो सारा इसी के अंदर आएगा, बेसिक टर्म्स के अंदर। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो इसके अंदर अच्छा टॉपिक है वो प्रतिरोध। अब प्रतिरोध के अंदर क्या क्या निकालना होता है, प्रतिरोध का रंग निर्धारण, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोध का मिश्रित संयोजन, फिर उसके क्या करना होता है, उसमें प्रतिरोध निकालना होता है। तो वो सारे क्वेश्चंस हम किस में करेंगे, प्रतिरोध। और वो कौन से सर्किट में आता है, डीसी सर्किट। तो सबसे पहले डीसी सर्किट और एसी सर्किट में फर्क क्या होता है। तो अगर मैं आपको कहूं डीसी सर्किट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब नियत रहता है मान। और एसी में क्या होता है, एसी में आपका मान जो है, वोल्टेज या धारा का जो भी है, वो आपका समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तो मैं यहां पर कहूं ये सिग्नल मेरा डीसी है, ये मेरा है एसी। तो डीसी परिपथ के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिक टर्म्स, विद्युत धारा, आवेश, वोल्टेज, ऊर्जा, शक्ति, और वो जो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन है वो सारे इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रतिरोध आएगा, प्रतिरोध का हम एक एक व्यू पढ़ेंगे। और एक बात और बता दूं बच्चों कि आज से अगर मैं 3-4 साल पहले जाऊं तो क्वेश्चन आता था सीधा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधकता को किससे दर्शाते हैं। तो अब ये भूल जाइए,
पढ़ना तो है, बट अब अच्छे क्वेश्चन आने लग गए हैं कि अगर मैं किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ा दूं तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर उसकी लंबाई को इतना खींच दिया जाए तो अब प्रतिरोध क्या होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। एसी सर्किट, एसी सर्किट क्या होते हैं, प्रत्यावर्ती परिपथ। तो एसी सर्किट के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, देखो ये मेरा कौन सा सिग्नल है, ये मेरा एसी सिग्नल है। कौन सा सिग्नल है, ये एसी सिग्नल। अगर ये एसी सिग्नल है तो इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ने होंगे, इसके गुण धर्म पढ़ने होंगे। बच्चों इसको क्या बोलते हो आप, इसका पीक मान। अगर ये वोल्टेज सिग्नल है तो ये क्या होगा, वीएम, मतलब वोल्टेज का पीक मान। तो पीक मान, उसके बाद इसका फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, औसत मान। तो ये सारे जो हैं टर्म्स हैं वो आपके एसी सिग्नल के गुणधर्म होते हैं, तो वो हमें स्टडी करने हैं। उसके बाद हमारे पास 3 टर्म इसके अंदर आती है, कौन कौन सी, तो आपको मैं बताऊं, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट और कौन सा, आरएल सर्किट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आरसी का मतलब रजिस्टर कैपेसिटर, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर और रजिस्टर इंडक्टर। तो ये 3 सर्किट होते हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, किसके अंदर, एसी के अंदर। तो बच्चों ये जो टॉपिक्स आते हैं वो आपके अनुनाद टॉपिक में आते हैं। अनुनाद, इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो ये किस में आते हैं, रेजोनेंस के अंदर, ठीक है ना। तो रेजोनेंस के अंदर आरएल, आरसी और आरएल तीनों आ जाएंगे। इसके श्रेणी और समांतर क्रम होते हैं, वो भी बताया जाएगा। तो ये किसके अंदर है, प्रत्यावर्ती परिपथ में। नेक्स्ट, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकत्व और विद्युत चुंबकत्व। तो इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि चुंबक होती क्या है, स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक क्या होती है। कुछ फिर नियम्स आएंगे आपके, हेलिक्स नियम है, सिरे का नियम है, दाएं हाथ का नियम है, वो सारे किसके अंदर आएंगे, इसी चैप्टर में आएंगे। फिर आपके चुंबकीय पदार्थ आ जाते हैं, ठीक है जी। सेल एंड बैटरी, तो सेल और बैटरी में हम इसके सारे प्रकार पढ़ेंगे, इनके विद्युत अपघटन नियम होते हैं फैराडे के, वो भी पढ़ेंगे। जितने भी टाइप के सेल हैं, लेक-लांची सेल, डैनियल सेल, सूसक सेल, मरकरी सेल, वो सारे सेल के प्रकार में आएंगे। इसी तरीके से बैटरी कैसे बनी, सेल से, तो बैटरी के प्रकार भी सारे आ जाएंगे। लेड एसिड हुई, वो जितनी भी बैटरियां हैं वो सारे इसी के अंदर आएगी। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट सिस्टम, वैद्युतिक मापक यंत्र। आधे से ज्यादा बच्चे इस टॉपिक को पढ़ के ही नहीं जाते। बच्चों इसके अंदर आपने देखा होगा पीएमएमसी, पीएमएमआई, परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन और परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो ये टॉपिक, और उसके बाद में ब्रिज, ब्रिज के बाद वाट मीटर, और वाट मीटर के बाद ऊर्जा मीटर और सीआरओ। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो किस में आते हैं, वैद्युतिक मापक यंत्र में। तो बच्चों वाट मीटर, ऊर्जा मीटर, ब्रिज, जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनको तो पता है कि यहां से क्वेश्चन आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। तो अगर आप एक टॉपिक छोड़ते हो तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके जाते हैं, और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। तो बच्चों कहां से सिलेक्शन होगा, एक एक छोटी गलती आपको बहुत पीछे कर देगी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर बच्चों क्या क्या आता है वो भी बता देता हूं आपको। डीसी मशीन, अब देखो मशीन का मतलब क्या होता है, जनरेटर और मोटर दोनों आ गई। तो डीसी मशीन में हम डीसी मोटर पढ़ेंगे और डीसी जनरेटर पढ़ेंगे, जिसको डीसी जनरेटर बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मर बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर मैं सारे टाइप्स पढ़ाऊंगा, कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद में ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मशीन का मतलब क्या होता है, प्रेरण मोटर जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर जब मशीन लिखा गया है तो इसके अंदर 3 फेज, सिंगल फेज सारी इंडक्शन मशीनें आ जाएगी। और सिंगल फेज के आगे टाइप्स भी आएंगे, जैसे आपने सुना होगा स्प्लिट फेज होती है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, शेडेड पोल मोटर, वो सारी मोटरें इसी के अंदर आएगी। और एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्टरनेटर, ठीक है जी। तो ये सारी किस में आएगी, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर। एसी एंड डीसी वाइंडिंग,
तो जितनी भी एसी और डीसी वाइंडिंग है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। मतलब हम एक छोटे से छोटा टॉपिक भी लेके चलेंगे ताकि वहां पर जो क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रिकल थ्योरी के, कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, इसके अंदर 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 100 दूना 200 नंबर के पेपर में आपकी बात करूं तो 100 क्वेश्चन में अगर 5-5 एक क्वेश्चन टॉपिक से आएंगे तो भी बहुत बड़ी बात है। अब नेक्स्ट टॉपिक यहां पर चलते हैं हम, अर्थिंग। ये कोई टॉपिक बच्चा पढ़ता ही नहीं है। अर्थिंग है, ग्राउंडिंग है बच्चों, यहां पर टाइप्स ऑफ अर्थिंग होती है, तो वो सारे हम इसी के अंदर स्टडी करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के टाइप आ जाएंगे आगे, बीजेटी, एफईटी, मोसफेट, मैं इसी के अंदर लेके चलता हूं सब कुछ। एससीआर आ गया, ट्राइक आ गया, डाइक आ गया, ये सारी युक्तियां जो है, यूजेटी, ये किसके अंदर आती है, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कौन से होते हैं बच्चों, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, सारे इसी के अंदर आएंगे। उसके बाद में लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं, एंड गेट, और गेट, नोट, नैंद, वो सारे इसी के अंदर आएंगे। फिर बात करूं तो एडर, सबट्रैक्टर, ठीक है ना, तो सारे ये किसके अंदर आएंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। नेक्स्ट पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्पादन, पारेषण, वितरण। मतलब पहले इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। जनरेट कैसे करते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, तो ये सारे क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये उत्पादन है किसका, विद्युत का। तो बच्चों विद्युत का उत्पादन हम कैसे करते हैं, अगर मैं हाइड्रो पावर प्लांट की बात करता हूं तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, ऊपर एक डैम बना होता है, बांध, तो यहां से पानी गिराया जाता है, किसके माध्यम से, पेन स्टॉक के माध्यम से। यहां पर आपकी टरबाइन लगी होती है, क्या लगी होती है, टरबाइन, और टरबाइन के साथ क्या कपल्ड होता है, जनरेटर। तो मेरे को एक बात बताओ कि जब पानी गिराया जाता है, जब पानी खड़ा होता है तो उसके अंदर होती है बच्चों स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। और जब वो पानी यहां से बहना स्टार्ट कर देता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। और पानी को फिर वहां से यहां पर किस पर आता है, टरबाइन पर। टरबाइन वहां पर किस में कन्वर्ट कर देती है, यांत्रिक ऊर्जा में। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करेगा, जनरेटर। तो इस तरीके से हमने कौन सी ऊर्जा प्राप्त कर ली, विद्युत ऊर्जा। इसी तरीके से थर्मल होता है, तापीय जो आप कहते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, कोयला, कोयला पीस के डाला उसके अंदर, तो वहां से क्या बनी, भाप बनी, स्टीम बनी। उस भाप को कहां पहुंचाया जाता है, टरबाइन पर, और टरबाइन से जनरेटर। बाकी और बहुत इक्विपमेंट होते हैं, सुपर हीटर है, प्री हीटर है, कंडेंसर है, उनके अपने अपने काम है। पारेषण, तो जिसको उत्पादन किया फिर हम उसका क्या करते हैं, पारेषण करते हैं और वितरण करते हैं घरों में, उद्योगों में, वो आगे चलता रहता है। 66 केवी, 33 केवी, 11 केवी, इस तरीके से। इसके अंदर मैं सारा सिस्टम पढ़ाऊंगा, कैसे कि सर्किट ब्रेकर के प्रकार कितने होते हैं, रिले कौन कौन सी होती है, तो पूरा आपका पावर सिस्टम में आ जाता है। इल्यूमिनेशन, ये प्रदीप्ति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रदीप्ति के अंदर हम सारे प्रकार के बल्ब पढ़ते हैं, सोडियम वेपर लैंप हो गया, कार्बन वाला लैंप हो गया, फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गई, जितने भी प्रकार के हैं उसके अंदर प्रदीप्ति के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रिकल वायर्स, विद्युतिक वायरिंग, जितनी भी प्रकार की वायरिंग होती है वो सारी इसी के अंदर पढ़ी जाती है कि कौन सी सस्ती वायरिंग है, कौन सी महंगी है, ठीक है ना। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, जितने भी औजार यूज होते हैं इस इक्विपमेंट में, यंत्रों में, वो सारे औजार हमें पढ़ने हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हमारा था सिलेबस,
एक पाठ्यक्रम जिससे हमने अवगत करवाया। अब हमारे सामने है डीएमआरसी और एनएमआरसी, मतलब दिल्ली मेट्रो का जो पेपर होता है वो उसके अंदर क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले मैं बता देता हूं 120 नंबर का पेपर होता है डीएमआरसी और एनएमआरसी का। 120 नंबर जो है डीएमआरसी ये दो भागों में बंटा होता है। एक आपका होता है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो मैंने अभी सिलेबस बताया उसके आपके 75 क्वेश्चन होते हैं और 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 75 नंबर का आपकी क्या होगी थ्योरी। एक होता है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल का बच्चों क्या मतलब होता है, टेक्निकल में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और नॉन टेक्निकल में जो आपका जीके इंग्लिश जो भी बच गया है। तो इसके 45 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 45 नंबर के ये हो गए। तो 75 प्लस 45 कितने हो गए, 120 नंबर का पेपर। अब ये देखिएगा कि ये 45 क्वेश्चन जो हैं वो कहां कहां से आते हैं। तो बच्चों 12 से 15 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं और 10 से 12 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं। इस तरीके से ये 45 क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो मैं ये अलग अलग वेटेज बताई है इनकी। और ये इंग्लिश वाला पोर्शन जो है ये काफी बच्चे ये समझ के छोड़ देते हैं कि बाकी कर लेंगे, बहुत है। बच्चों एक बात आपको बता देता हूं, अगर आप कंपटीशन की लड़ाई में उतर चुके हो तो आप 1 नंबर को भी मत छोड़िए। वहां पर आपका 1 नंबर, मैं आपको बताता हूं कि मान लो 200 पोस्ट निकली हुई है टोटल और इसकी 88 मान लो कट ऑफ गई है। कट ऑफ कितनी गई है, 88, मतलब 88 नंबर की। और आपके जो नंबर आए हैं 86, तो आप 2 नंबर से पिछड़ गए, मतलब बाहर। जिसके 20 नंबर आए हैं वो भी आपके बराबर ही है। तो बच्चों ये 2 नंबर अगर आप इंग्लिश को देख के भी जाते, कुछ ना कुछ इसके भी टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं, 2 से 3 टॉपिक, वॉइस हुआ, नरेशन हुआ, वही पढ़ लो। तो आपका मेरे को कहने का मतलब यह है कि जब अगर आप कंपटीशन दे रहे हो सीरियस होके, तो कोई भी एक टॉपिक को मिस मत करिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से डीएमआरसी का 120 नंबर का आपका पेपर रहता है। नेक्स्ट टेक्निकल हेल्पर। बच्चों ये बहुत ही आपका एक बड़ा एग्जाम है, ये राजस्थान लेवल पे निकलता है टेक्निकल हेल्पर, और ये मैक्सिमम बच्चे भरते हैं क्योंकि राजस्थान में आईटीआई के लिए सबसे बड़ा पेपर है ये। तो ये कितने नंबर का आता है, 250 मार्क्स, मतलब 250 नंबर का। इसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है वो आपकी आती है बच्चों 100 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 200 नंबर की क्या रहती है, थ्योरी। और नॉन टेक्निकल जो है बचे हुआ पार्ट, मैथ, राजस्थान जीके, जीके, इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो इसमें 15 से 20 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं। इसमें आपके नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, इसमें संख्या पद्धति अलग होती है, जैसे सिंप्लीफिकेशन करना आ गया, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया कि इसका मान निकालो, ठीक है ना। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एचसीएफ एलसीएम मैसे और लैसे से पूछ लेता है, कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस लाभ हानि से। तो इस तरीके से मिला के 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान जीके के भी इसमें 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो आपकी स्टैटिक जीके है इंडिया, उसमें आपके 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा 250 नंबर का पेपर होता है टेक्निकल हेल्पर। अब बच्चों की यहां पर जो तैयारी कर रहे हैं उसकी सोच ये होती है कि इस पर ध्यान दिया जाए। अच्छी सोच है बच्चों की, इस पर ध्यान दिया जाए। 200 नंबर का पेपर है आपका ये थ्योरी का, बट इसके साथ इस पर भी ध्यान दोगे तब आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि 200 नंबर की अगर आप तैयारी करके जाते हो और 50 नंबर की तैयारी आप नहीं करते हो तो आप कहीं ना कहीं बच्चों पिछड़ जाओगे। इसलिए आप दोनों को साथ लेके चलो ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। कोई भी आपको एक पार्ट भी नहीं छोड़ना है, टॉपिक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तो इसको भी करिएगा। टेक्निकल हेल्पर में इंग्लिश नहीं आती है, तो इसके अंदर इंग्लिश आपकी नहीं आएगी। सिर्फ किसके अंदर आती है, डीएमआरसी और एनएमआरसी के अंदर। बाकी मैं इसका पूरा आपका जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में क्या क्या पूछा जाता है, किससे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं, तो वो मैं आपको सिलेबस के साथ साथ बताता रहूंगा। आज मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि पेपर का सिलेबस क्या है और पेपर के अंदर आता क्या है, क्वेश्चन की वेटेज क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट,
अब मैंने थोड़ा सा मैथ का जो सिलेबस है उसको हाईलाइट किया है। तो बच्चों इसके अंदर समय, कार्य, मजदूरी, पाइप टंकी, समय, दूरी, चाल, ब्याज, औसत, प्रतिशतता, लाभ, हानि, बटा, अनुपात, समानुपात, मिश्रण, संख्या पद्धति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, ऊंचाई और दूरी, बीजगणित। तो ये आपके टॉपिक रहते हैं मैथ के जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन जो आता है समय, कार्य, मजदूरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं मैं, जिसके आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। संख्या पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो ये जो मैंने स्टार लगाए हैं ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, बाकी आपको करना तो पूरा ही पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इंग्लिश सिलेबस। ये डीएमआरसी वाले बहुत डरते हैं बच्चे कि इंग्लिश तो सर हमें आती नहीं है। बच्चों एक बात बताऊं, कॉमन एरर्स जो हैं जो आपने 6 से लेकर पढ़ा हुआ है, क्या क्या, प्रीपोजिशन, टेंस, नाउन, प्रनाउन, वर्ब, वही चीज है इसके अंदर। और आपका इतना लेवल नहीं रहता, बेसिक क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद वॉइस और नरेशन, ये आपके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और बहुत छोटे टॉपिक हैं, तो इसमें कुछ है ही नहीं। अगर मैं 10 नंबर की इंग्लिश की बात करूं डीएमआरसी में, तो 4 से 5 नंबर के आपके क्वेश्चन जो हैं वो किसके रहते हैं, वॉइस और नरेशन के। तो आप दो टॉपिक इनको ही अच्छा कर लीजिए पहले। तो इसका कहने का मतलब वॉइस और नरेशन से 4 से 5 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, कॉम्प्रीहेंशन और सिनोनिम और एंटोनिम। तो ये अगर याद ना होए कोई बात नहीं, बाकी तो करिए। अगर अच्छी बात है करते हो तो बहुत अच्छा बोनस पॉइंट है। और जो डीएमआरसी के लिए इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो बच्चों बोनस पॉइंट है। आप कहोगे सर बोनस पॉइंट कैसे है? बच्चों एक बात बताता हूं, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, मैथ, बाकी सब पढ़ के जाते हैं। इसके अंदर अगर आपके 10 में से 6 से 7 नंबर भी आते हैं ना, तो ये 6 से 7 नंबर आपको कम से कम 5-6 हजार बच्चों से ऊपर लेके चला जाता है। तो रैंक वहां पर आपके लिए 1 या 2 नंबर कुछ नहीं है, परंतु वहां पर वो बहुत नंबर है। और 6 और 7 तो आपको बहुत पीछे पछाड़ देगा। एक एक नंबर की जो यहां पर वैल्यू है, इसलिए कोई भी टॉपिक मत छोड़िएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है बच्चों, इसके अंदर आपका जीएस प्लस जीके दोनों आ जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज। तो जनरल साइंस में आपके ये 3 पार्ट हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो ये तीनों पार्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था, ये तीनों पार्ट आपके किसके हैं, जीके के, और ये तीनों पार्ट किसके हैं, जीएस के। तो इनसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे कितने भी क्वेश्चन आए। आपकी सोच क्या होती है कि पूरा जीव विज्ञान पढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन पूछेगा। बच्चों 2-2 क्वेश्चन करके ही तो सारे 20 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, 20। और अगर टेक्निकल हेल्पर की बात करूं तो इन दोनों को मिला के 30 क्वेश्चन हो गए, बाकी मैथ हो गया। परंतु बच्चों आपको एक एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो, ठीक है ना। आपके लिए वो 1 नंबर 2 नंबर कुछ नहीं है। आप एक घर पर एक गुल्लक रखिए और गुल्लक के अंदर आप रोज एक सिक्का डालिए, ठीक है ना। 1 मंथ के बाद 30 सिक्के हो जाएंगे, और 1 साल के बाद अगर आप गुना करोगे तो 360 हो जाएंगे। तो एक एक करके ही घड़ा भरेगा, इसलिए एक एक क्वेश्चन को जोड़कर ही आपकी मेरिट के पास आप पहुंच पाओगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका राजस्थान जीके है। राजस्थान जीके आपका बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है टेक्निकल हेल्पर में, जो फैक्टेड है कि इनका मेला कहां लगता है, ये कहां का पहनावा है। तो मतलब इतना ज्यादा डीप नहीं जाता जितना वो रीट पटवार में पूछता है। तो आपका जो राजस्थान जीके है वो बेसिक है, इसलिए बेसिक नॉलेज आपको राजस्थान की होनी चाहिए। अगर आप राजस्थान में रहते हो तो और ही अच्छा बात है, ठीक है जी। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिलेबस के साथ आऊंगा और क्लास के साथ आऊंगा। तो बच्चों आप अपने आप को पहचानिए कि हम कहां पर हैं, कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। और एक इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता रहा हूं कि आपके सिलेक्शन ना होने की वजह क्या है। एक तो आप प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ते हो। कैसे कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी तो हमें आती है, अरे आती तो है,
पिछली बार आपकी कमी कहां रह गई थी कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उस टॉपिक को देखिए, उस टॉपिक पे जाइए और पिछले साल के पेपर को देखिए कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। हम क्या करते हैं, अंधाधुंध स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना और पूरे दिन बैठे रहते हैं। तो हमने क्या किया, हार्ड वर्क किया। कौन सा वर्क, हार्ड वर्क। और एक बच्चा जो होता है स्मार्ट वर्क करता है। कैसे, उसने पिछले साल के पेपर देखे और उसने देखा कि यहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसने इतना टाइम नहीं लगाया जितना आप पढ़ते हो, उससे आधे टाइम उसने पढ़ा, जिसको बोला स्मार्ट वर्क, और इसका सिलेक्शन भी हो गया। क्यों, क्योंकि इसने प्रीवियस ईयर के पेपर में यह देख लिया कि किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसको बच्चों स्मार्ट वर्क बोलते हैं। और स्मार्ट वर्क तभी होता है, पहले क्या होता है, हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क तो आप बहुत करते हो, परंतु स्मार्ट वर्क नहीं करते ना, तो सिलेक्शन नहीं होता। और दूसरी एक चीज और बताता हूं कि आईटीआई वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर धारणा बनी रहती है क्या, कि सर इतना बेसिक आता है कि इसका लेवल नहीं होता। बच्चों एक बात बता देता हूं कि अब लेवल बढ़ चुका है। अगर आईटीआई वाला है ना, तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ो। ऊपर बढ़ने का मकसद क्या है कि जो पेपर बनाता है ना, वो अपना स्टैंडर्ड देखता है। वो ये नहीं देखता कि आपने क्या पढ़ा है, आपको पढ़ाया क्या गया है, उसको क्या मतलब है। इसलिए अगर आप कोई भी टॉपिक उठाते हो, मान लो कि प्रतिरोध आपने उठाया है, तो प्रतिरोध की जड़ तक जाओ कि प्रतिरोध होता क्या है, इसका तापमान आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, मतलब पूरा। ऐसा नहीं है कि क्लास में आपको पढ़ाया गया प्रतिरोध का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का सिंबल बनाओ, ये बच्चों कोई नहीं पूछता अब। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको डीप तक जाना पड़ेगा, और वो मेरे साथ रहोगे तो मैं आपको डिप्लोमा लेवल तक पढ़ाऊंगा, मतलब थोड़ा सा लेवल ऊपर पढ़ाऊंगा, ताकि आपको वहां पर निराशा ना होना पड़े, निराशा देखनी ना पड़े। ठीक है, तो मैं बहुत ही जल्द आपके साथ मिलता हूं, तो आप इसको देखिएगा और अच्छे से पहचानिएगा कि गलती हमारी कहां रह गई है, और जो सर बता रहे हैं क्या वाकई में सही है, तो मेरे को नेक्स्ट वीडियो में आप बताना जरूर। ओके, थैंक यू, खुश रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द।